हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात आती है कि ह्यूमिडिटी होती क्या है। ह्यूमिडिटी होती है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, कि हवा में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। राइट, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कि हवा में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखो ह्यूमिडिटी जो है, ये तो ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन होगी, सिंपल सी डेफिनेशन कि कितने वाटर वेपर्स हवा में प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी कितने तरह की होती है? बेसिकली जो ह्यूमिडिटी है वो होती है तीन तरह की। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। फिर आती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बाद में आती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। राइट, अब ये जो तीनों तरह की ह्यूमिडिटी है ये होती क्या है? जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, के हवा में एक्चुअल में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, के वाटर वेपर कितने प्रेजेंट है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या थी कि कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, सिंपल water vapors present in the air, absolute actual amount of water vapor। ठीक है, at present, ठीक है, at present के हवा में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट कितने हैं इन द परसेंटेज फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है और रिलेटिव टू कितने वाटर वेपर्स मैक्सिमम वो होल्ड कर सकती है हवा। ठीक है, उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यूजुअली होती है परसेंटेज फॉर्म में। ठीक है, परसेंटेज फॉर्म में इसको हम मेजर करते हैं कि कितने परसेंट वाटर वेपर्स प्रेजेंट है रिलेटिव टू कितने वो मैक्सिमम होल्ड कर सकती है। फिर आती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो क्या होती है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, ये रेशो है। ठीक है, रेशो बिटवीन द, कौन सी रेशो है? रेशो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टू द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, कि हवा में, अब देखो हवा में अकेले वाटर वेपर्स तो प्रेजेंट है नहीं है, साथ में वाटर वेपर्स वगैरह कोई और गैसेस भी प्रेजेंट होएगी, तो उन दोनों की जो रेशियो है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो यूजुअली ये जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है ये मेट्रोलॉजी में यूज होती है। ठीक है, यहाँ पे इतनी ज्यादा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो है एब्सोल्यूट या रिलेटिव ह्यूमिडिटी से रिलेटेड ही यहाँ पे आएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को मेट्रोलॉजी में यूज किया जाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मेजर्ड इन परसेंटेज। अब परसेंटेज की फॉर्म में जो हम ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसको हम परसेंटेज की फॉर्म में मेजर करते हैं कि कितने परसेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है रिलेटिव टू कितने वो मैक्सिमम होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी। Which of the following does not affect visibility on the ground? तो इसका आंसर है ड्यू। ड्यू क्या होता है? ड्यू होती है जो वाटर की ड्रॉपलेट्स सरफेस के ऊपर आ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, सुबह उठकर जब हम देखते हैं तो धरती पे क्या होता है, वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है। सुबह के टाइम पे ही होती है, दिन में नहीं होती, तो उसको बोलते हैं ड्यू। बाकी की चीजें अगर हम देखें, फॉग क्या होती है? जो धुंध पड़ी होती है। फॉग क्या है? जो वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट है और कंडेंस हो गए। मिस्ट हेज ये भी काइंड ऑफ फॉग ही है, वाटर वेपर्स जो कंडेंस हो जाते हैं हवा में, उसी को बोलते हैं। इससे क्या है, जब हवा में वाटर वेपर्स होंगे, कंडेंसेशन फॉर्म में होंगे, तो उससे क्या है, विजिबिलिटी कम होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज आर करेक्ट? तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है। इट इज द इंडेक्स ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। अब कितने परसेंट वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है? इट मेजर्स द रेडिनेस विद विच वाटर वेपर विल कंडेंस फ्रॉम द एयर। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हवा में प्रेजेंट होंगे, पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स जब हवा में प्रेजेंट होंगे, तो हवा क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। जब सैचुरेट हो जाएगी तो उसके बाद क्या शुरू होगी, कंडेंसेशन शुरू होगी। ठीक है, अब ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हवा में सपोज
कोई अमाउंट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर है, उसमें क्या है 100% ह्यूमिडिटी हो गई है। अब जरूरी नहीं कि अगर 100% ह्यूमिडिटी है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पहुंच गई है, तो उस टाइम पे कंडेंसेशन होगी ही होगी, जरूरी नहीं है। अब क्योंकि अगर हम उस एयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो ह्यूमिडिटी है ये 100 ना होकर 90, 80 या कुछ भी और अमाउंट रह जाएगी। क्योंकि जब हम टेम्परेचर हवा का इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वाटर वेपर कंडेंस होते हैं। अब उस वाटर वेपर की कंडेंसेशन के लिए जरूरी नहीं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 ही हो, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है लेकिन कंडेंसेशन होती नहीं है। उससे क्या है, उससे हवा को और ज्यादा ठंडा करना पड़ता है, हवा ठंडी होती है। ये एटमॉस्फेयर का प्रोसेस है, हम खुद नहीं करते इसमें कुछ भी। तो हवा थोड़ी और ठंडी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड एयर। तो उस केस में फिर कंडेंसेशन होती है, रेनफॉल होती है, पूरा प्रोसेस आगे फॉलो होता है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी वैरीज इनवर्सली विद टेम्परेचर। वही यहाँ वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि होता क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी। एंड राइजेस ड्यूरिंग नाइट्स। रात को रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि रात का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके चलते हुए रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। राइट, तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट है। फोर्थ क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द मास और वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर मेजर्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 and 3। Next, climate is extreme, rainfall is scanty and the people used to be nomadic herders. Nomadic herders क्या होते हैं, यूजली ये ट्राइबल पीपल होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, इनका कोई परमानेंट घर नहीं होता, उसको बोलते हैं nomadic herders। तो ये कंडीशन दे रखी है, तो ये हमने बताना है कि ये कौन से रीजन की कंडीशन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आईएएस में पूछा गया था, 2013 में आईएएस के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। The above statement best describes which of the following region? African savanna, Central Asian steppe, North American prairie, Siberian tundra। अब देखो इसमें जो पहली तीन ऑप्शंस है ना, तीनों की तीनों ग्रासलैंड के ऑप्शंस है, ठीक है। और ग्रासलैंड में जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं होता, इतना एक्सट्रीम नहीं होता, लेकिन साइबेरियन टुंड्रा जो है ये एक्सट्रीम कंडीशंस वाला टेम्परेचर है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइनस में होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यहाँ पे रेनफॉल भी नहीं होती, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए यहाँ के जो लोग होते हैं वो नोमैडिक हर्टर्स होते हैं, क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए और फूड की सर्च के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते भी नहीं है, पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत ही कम होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वाटर वेपर हैज सेवरल वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल रोल इन आवर प्लैनेट। वाटर वेपर के क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे प्लैनेट पे, वो हमने बताना है। फर्स्ट क्या है, इट रीडिस्ट्रीब्यूट्स हीट एनर्जी इन द अर्थ थ्रू लेटेंट हीट एनर्जी एक्सचेंज। अब वाटर वेपर क्या होते हैं, हवा में वाटर वेपर हीट को अब्सॉर्ब करते हैं, फिर हवा में इधर उधर घूमते रहते हैं, उससे क्या होता है, हीट एनर्जी को ये एक्सचेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सेकेंड क्या है, द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स क्रिएट्स प्रेसिपिटेशन। देखो कंडेंसेशन होएगी, बादल बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होएगी, रेनफॉल होएगी, रेनफॉल से अर्थ पे फ्रेश वाटर आएगा, जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए ही जरूरी है। बी वाली स्टेटमेंट भी सही है। इट हेल्प्स वार्म द अर्थ एटमॉस्फेयर थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है वो वाटर वेपर्स की वजह से ही गर्म होता है। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑल द अबव। Next, which term we use to describe the amount of water vapor that exists in a gaseous mixture of air and water vapor? ठीक है, अब देखो इसमें हमने बताना है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, अमाउंट ऑफ परसेंटेज की फॉर्म में कितने वाटर वेपर हवा में प्रेजेंट है और कितने वो मैक्सिमम होल्ड कर सकती है, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर इज
एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या थी? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितने प्रेजेंट है, वही तो पूछा है। क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, सेम ही बात है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट, द टर्म relative humidity is reserved for systems of water vapor in air। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि कितने परसेंट वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, तो सही स्टेटमेंट है असर्शन वाली भी। रीजन में क्या है? द टर्म रिलेटिव सैचुरेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एनालोगस प्रॉपर्टी फॉर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कंडेंसेबल फेज अदर देन वाटर इन नॉन कंडेंसेबल फेज। अब देखो, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी, हवा प्रॉपर्ली सैचुरेटेड हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा? कंडेंसेशन होएगी, प्रेसिपिटेशन होएगी, रेनफॉल होएगी। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी सही है, बट ये फर्स्ट वाली में क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सिंपल बताया हुआ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है क्या। तो सेकंड वाले में इसकी एक प्रॉपर्टी बताई है, तो ये दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है स्टेटमेंट्स। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिसॉल्व्ड इन द एयर नॉट इंक्लूडिंग एनी लिक्विड वाटर और आइस फॉलिंग थ्रू द एयर। तो सही स्टेटमेंट है। ह्यूमिडिटी क्या है? सिंपल, कितने वाटर वेपर्स हवा में प्रेजेंट है, वही है ह्यूमिडिटी। ऐसा नहीं है कि कितना आइस हवा में प्रेजेंट है या कितना लिक्विड है, वो नहीं, वाटर वेपर्स की अमाउंट है ह्यूमिडिटी में सिंपली। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या है? For clouds to form, rain to start, air does not have to reach 100% relative humidity at Earth's surface, but only where the clouds and raindrops form। अब देखो, कंडेंसेशन के लिए जरूरी नहीं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% ही हो। 100% से कम पे भी कंडेंसेशन हो जाती है और कभी कभार 100% से ज्यादा पे भी कंडेंसेशन होती है। कई बार क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% हो जाती है, लेकिन कंडेंसेशन नहीं होती। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कई बार जो हवा है उसमें उतने वाटर वेपर्स प्रेजेंट नहीं होते जितने क्लाउड फॉर्मेशन के लिए चाहिए होते हैं। इसीलिए कभी कभार रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ज्यादा होती है। सुपर सैचुरेटेड एयर में कंडेंसेशन होती है, कभी कम में भी कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन तब होती है जब जितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर क्लाउड फॉर्मेशन के लिए चाहिए उतने हवा में प्रेजेंट है। ठीक है, तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी सही है, बट दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली करेक्ट है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर सैचुरेट्स फ्रॉम एन एयर मास इनटू लिक्विड और सॉलिड यूजुअली फॉर्मिंग रेन, स्नो, फ्रॉस्ट एंड ड्यू। इसको क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जो हवा है वो प्रॉपर सैचुरेटेड हो जाती है, उसके बाद कंडेंसेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। अगर ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट पॉइंट, राइट। नेक्स्ट, ड्यू पॉइंट नॉर्मली अकर्स व्हेन ए मास ऑफ एयर हैज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ड्यू पॉइंट कब होता है? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है। नेक्स्ट, अ डिवाइस यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए साइक्रोमीटर भी यूज होता है और हाइग्रोमीटर, दोनों डिवाइस ही यूज किए जाते हैं ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। साइक्रोमीटर एयर ह्यूमिडिटी के लिए यूज होता है, हाइग्रोमीटर ये भी एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए ही यूज होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। Next, the amount of water vapor in the air at any given time is usually less than that required to saturate the air। अब जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, अब यूजली कितने होते हैं वाटर वेपर एयर में? यूजली उतने वाटर वेपर्स प्रेजेंट नहीं होते जितने एयर की सैचुरेशन के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है वो कितनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ही हो, मतलब 100% से ज्यादा ही हो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% से ज्यादा ही जरूरी नहीं है। वाटर वेपर कितने भी हवा में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एट एनी गिवन टाइम इज यूजुअली लेस देन दैट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द एयर। असर्शन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या है? द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ह्यूमिडिटी जनरली कैलकुलेटेड इन रिलेशन टू सैचुरेटेड वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो ये सैचुरेशन ह्यूमिडिटी का है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब ये वाले जो दोनों स्टेटमेंट्स है ये इंडिविजुअली ट्रू है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंटली दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट स्टेटमेंट्स है, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
Next, relative humidity is the ratio of the percentage of current absolute humidity to the highest possible absolute humidity. Relative humidity क्या है? स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि परसेंटेज की फॉर्म में होती है कि कितने परसेंट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एयर में प्रेजेंट है और कितना वह मैक्सिमम होल्ड कर सकती है, उसकी जो रेशियो होती है उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, रेशियो बोलो या रिलेटिव बोलो, दोनों सेम ही बात है, तो असर्शन वाली स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या है? रीडिंग ऑफ 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मींस एयर इज टोटली सैचुरेटेड। अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुंच गई तो हवा मतलब पूरी तरह से सैचुरेटेड तो तभी होगी ना जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, मतलब हवा उससे ज्यादा और मॉइस्चर कैरी नहीं कर सकती। ठीक है, तभी पहुंचेगी ना 100%। तो उससे क्या है, रेन की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, मतलब हो सकता है कि उसके बाद रेन हो जाए, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर 100% ह्यूमिडिटी पहुंच गई उसके बाद यहाँ तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तभी ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी ना। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसके बाद तो बारिश होगी ही होगी, क्योंकि एयर फिर सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी। जब सुपर सैचुरेटेड हो जाएगी तो उससे ज्यादा वो और मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाएगी, तो उसके बाद कंडेंसेशन होगी और रेनफॉल होगी ही होगी। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।